2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित छात्र जो साक्षात्कार के लिए प्रतिभाग ले रहे हैं, उन सभी को हार्दिक बधाई हो, हार्दिक अभिनंदन हो। हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और राज्य को एक बढ़िया और टैलेंटेड शासक प्रशासक ग्रुप मिलेगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग बात करें, चूँकि इंटरव्यू शुरू हो चुका है और इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा, एक कोविड का सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे छात्र दूर दराज के एरिया में रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। उन्हें पता नहीं लग पा रहा कि इंटरव्यू में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, वो उनसे अनभिज्ञ हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो हमारे छात्र दूर दराज में हैं, जो हमारे भाई बंधु दूर दराज में हैं, उन तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके, वो एक अच्छी तैयारी के साथ आ सकें, इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकें। सबसे पहले आप थोड़ा सा बोर्ड के बारे में जान लीजिए। जो अभी वहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग में लोग हैं, कुल 6 लोग हैं, 6 लोगों का बोर्ड है, जिसमें एक किशनवीर सिंह साक्य हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। कल्पराज सिंह हैं, जो हाई कोर्ट में राज्य विधि अधिकारी रहे हैं। आर.एन. त्रिपाठी हैं, जो BHU में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं अभी। और डॉक्टर प्रभात कुमार सर हैं, जो खुद ही आयोग के अध्यक्ष हैं। राम जी मौर्य और प्रेम कुमार सिंह जी, जो पहले से ही आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी वो परस्यू हैं, अभी वो चल रहे हैं। तो कुल इतने बोर्ड हैं। आप ध्यान देंगे कि खुद जो अध्यक्ष सर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, ये प्रो IAS रहे हैं, मेरठ में कमिश्नर के पद पे रहे हैं, APC के पद पे रहे हैं ये। तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो मोस्टली इनका जो क्वेश्चन है प्रशासन से लेके रह रहा है। SDM डिप्टी SP में अंतर क्या है, डिप्टी कलेक्टर में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल में डिफरेंस क्या है, इस टाइप के बार बार सवाल आ रहे हैं। हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ सवालों के आंसर पे भी बात करेंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास होगा कि आप आंसर खुद ढूंढें, आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। आर.एन. त्रिपाठी सर एक शिक्षाविद हैं, समाजशास्त्र के जानकार व्यक्ति हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने समाजशास्त्र में या शिक्षा से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी जैसे लेक्चरर का भी साथ साथ में जो GIC प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू है वो भी PCS के थ्रू ही हो रहा है, वो साथ साथ इंटरव्यू चल रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल पद के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो हम लोग कुछ पॉलिटिकल साइंस में जो सवाल पूछे गए हैं इंटरव्यू में, हम उस पर भी बात करेंगे। कल्पराज सिंह सर चूँकि वो विधि के जानकार व्यक्ति हैं, तो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस कई पूछ रहे हैं। किशनवीर सिंह साक्य जी खुद एक शिक्षाविद हैं और एक अच्छी पकड़ है जिसका आयोग अभी लाभ ले रहा है। तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट नेचर है, तो आप थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से एक तैयारी करके जाएंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप बोर्ड के जो भी मेंबरान हैं, आप इंटरव्यू में ईमानदारी से अपना उत्तर देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि इन्होंने जो सवाल पूछा है हम उनको कुछ भी जवाब दे दें, इनको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। उनको सब कुछ पता होता है। दे आर वेरी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल, एंड एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ सब चीज़ के मामले में इनके पास एक अच्छा ज्ञान है। तो आप कई बार इस भ्रम में कि इनको पता नहीं होगा, हम ये जवाब बोल दें, ऐसा आप करके चले जाते हैं, तो कृपया आप ये गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आप साक्षात्कार देंगे। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न वहाँ पूछा जा रहा है। देखिए, पहला तो कोविड का माहौल है, तो कोविड से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। सबसे पहला, कोविड का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका मतलब कोविड के में जो रोल है, जो कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण जो सोशल, इकोनॉमिकल और समाज पे जो असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, उस पे सवाल बार बार पूछा जा रहा है। कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसको एक ब्रॉड मैनर में तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन कोविड and their socio-economical impact and impact on education they are frequently asking.
तो देखिए कई सोशल इम्पैक्ट इसको देखने को मिल रहा है, कोविड का, लॉकडाउन का स्पेशली, चूँकि 3 महीने तक लोग घर में रहे, बंद रहे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक एक मतलब फैमिली में एक डिस्टेंस आया है। कहीं न कहीं जो लोग जहाँ हैं वहाँ बंधे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इसमें नए-नए टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है। टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ा है, वीडियो कॉलिंग बढ़ी है, नेट फैसिलिटीज़ नेट की ज़रूरत बढ़ी है। आप इसमें देख सकते हैं इनोवेशन बढ़ा है। कोविड में इनोवेशन से क्वेश्चन आ रहा है। आपने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि इस लॉकडाउन में, कोविड में बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को खोजा है, ढूँढा है, करने का नया तरीका ईज़ाद किया है। जैसे आप देखेंगे हैंड वॉश के लिए जो इक्विपमेंट्स है, जो प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी लोगों ने पैर से बनाया है, छोटे बच्चों ने बाँस का बनाया है। तो एक वो इनोवेटिव आइडिया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप जवाब में दे सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा लॉकडाउन का। तो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो घरों में बंद हो गए हैं। कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं निश्चित तौर पे, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक प्रभाव तो ये पड़ा है कि इनोवेशन हुआ है, कई नई चीज़ें ढूँढी गई हैं। फैमिली को जानने समझने का लोगों को मौका मिला है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे वर्किंग क्लास हैं जो फैमिली में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण उन्हें फैमिली में रहना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार की समस्या को समझा। इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं कि सोसाइटी में डिस्टेंस देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे घर में 2 महीने 3 महीने बंद रहे हैं, वो बाहर के लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए। जब अचानक उनके घर कोई दूसरा व्यक्ति आने लगा तो बच्चों का एक्सप्रेशन बड़ा अजब सा था, उनमें चिल्लाने का गुण दिखा, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी दिखा, वो रोने लगे बच्चे। तो एक इम्पैक्ट हमें बच्चों पे दिखा। फिर आप थोड़ा-सा जो नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट अगर आप देखते हैं, इसका सोशल इम्पैक्ट ही हमें दिखता है कि जिस प्रकार से कोविड के कारण लोग मरे, मरने के बाद जो भी हमारा रिचुअल वर्क्स था वो किस तरह से ख़त्म हो गया। जो हम दाह संस्कार की प्रक्रिया करते थे, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो। ब्राज़ील जैसे शहर में आप देखेंगे कि एसयूवी वगैरह जो बड़ी क्रेन्स हैं उनके द्वारा गड्ढों की खुदाई हुई और उसमें बॉडी को बरीड किया गया। इंडिया वगैरह में भी आप देखेंगे कि जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति मरा तो मरने के बाद उसको फाइनली इलेक्ट्रिक में जलाने के बाद उसके बॉडी को जो भी अवशेष पार्ट है जो जलने के बाद का रेस्ट ऑफ संस्कार के लिए दिया गया। तो कहीं न कहीं एक प्रकार का जो समाज में ये भी देखा गया कि किस प्रकार की असंवेदनाएँ दिखीं, जो डेड बॉडी है वहाँ पर रखा गया और उनको खींच के ले जाया गया। तो आप एक कोविड पे एक प्रॉपर आंसर तैयार रखेंगे। कोविड से सवाल बार-बार पूछ रहा है, लॉकडाउन से सवाल बार-बार आ रहा है, लॉकडाउन का रिलीजियस इम्पैक्ट पे भी सवाल पूछा जा रहा है। लंबे समय से हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हैं, इनमें मरने के बाद एक प्रॉपर रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। अभी वो रिचुअल्स लॉकडाउन में लगभग मतलब बहुत मिनिमाइज़ हो गया। आप देखेंगे लोगों का आना-जाना कम हो गया, शादी में भी लोगों का आना-जाना कम हुआ है। तो इसका असर हमने रिलीजन पे भी देखा है, जो एसोसिएशन है, सोशल गैदरिंग पे भी हमें दिखा है। तो ओवरऑल देयर इज़ अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑन कोविड। कोविड का जो सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, रिलीजन पे इम्पैक्ट, ये बार-बार आ रहा है। शिक्षा में आप देखिए कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। स्कूलों में जो शिक्षा का माध्यम अभी ऑनलाइन हो गया है, कई ऐप के थ्रू पढ़ाई करवाई जा रही है। टीचर और बच्चों के बीच में डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं दिख रहा है, वीडियो एक माध्यम हमें दिख रहा है। कॉलेजेस में एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कई जगह गवर्नमेंट ने प्रमोशन की नीति अपनाई है कि जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर से फाइनल की डिग्री दे दी जाएगी। तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ये कितना सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में जवाब देना पड़ेगा।
योगा का महत्व निश्चित तौर पे ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पहले भी योगा का महत्व था भारत में और आज भी है, और लॉकडाउन में कहीं न कहीं योगा और औषधि दोनों के महत्व को भारत में देखा गया है। आज रिसेंट समय में आप देखेंगे कि घरों में काढ़ा बनाया जा रहा है, लौंग, काली मिर्च, अदरक, गिलोय इसका इस्तेमाल करके काढ़ा बनाया जा रहा है। इम्यूनिटी पावर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पता है कोविड में कोई भी अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है, कोई भी इलाज नहीं आया है। तो जो हमारा देसी तरीका है, जो फूड स्टाइल है, उसको प्रमोट किया गया है, आयुर्वेद को प्रमोट किया गया है। एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक इसका इनोवेशंस भी है। योगा ने भी लोगों को एक उनका इम्यूनिटी पावर डेवलप किया है, मानसिक शांति दी है, हर तरीके से हमें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। तो योगा के महत्व को भी लॉकडाउन में पूछा गया है। कई ऐसे फैमिली हैं जो घर में बैठ के सुबह अब योगा कर रहे हैं, और इनके अगर ये दिनचर्या में आता है तो भविष्य में भी जो इनका लाइफस्टाइल है वो बेटर ही होगा। इससे कोई नुकसान नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। फिर टाइप ऑफ मास्क से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है कि मास्क कितने प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखिए मास्क हमारा 3 टाइप का मास्क होता है। एक सर्जिकल मास्क है, क्योंकि रिस्पायरेटरी मास्क है, जिसमें N95 और FFP2 मास्क है। क्लोथ फेसिंग कवरिंग मास्क है। थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिटेल जानना चाहिए। जैसे जो सर्जिकल मास्क है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट जनरली फिट लूज ओवर द नोज़ एंड माउथ। चेहरे के ऊपर, नोज़ पे, चेहरे पे ये थोड़ा लूज़ होता है। ये दिस इज़ द सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को हम लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी सेल्फ कंटामिनेटेड हो जाता है। जो दूसरा प्रकार का मास्क है वो रिस्पायरेटरी मास्क है, जिसमें हम N95 और FFP2/3 मास्क कहते हैं। सो दिस मास्क हैव अ टेंजर्ड फाइबर्स। मोस्टली ये जो पैथोजन होता है उसको फिल्टर करने में कैपेबल होते हैं। दे आर वेरी फिट एंड वेरी क्लोज टू द फेस। सो एंड द एज फ्रॉम द सील टू अराउंड द माउथ एंड नोज, ये पूरे नाक और माउथ को चारों तरफ से सील करते हैं। तो ये रिस्पिरेटरी है, ये हेल्थ केयर वर्कर इस्तेमाल करते हैं। कोविड में इसी मास्क को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा मास्क को क्लोथ फेसिंग कवरिंग मास्क होता है, जो घर में नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, जैसे फ्लानेल्स के हैं, सिल्क है, शिफॉन है, कॉटन है, इनके मास्क बनाए जाते हैं। तो ये टाइप ऑफ मास्क से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, आप उसको थोड़ा देख सकते हैं। फिर एसडीएम और डिप्टी एसपी, चूँकि इस बार एसडीएम का पद बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, और लोगों ने प्रायोरिटी पे उसको रखा है। तो डिफरेंस जो है एसडीएम और डिप्टी एसपी के रोल में पूछ रहा है, पावरफुल ज़्यादा कौन है। स्पेशली जो अध्यक्ष साहब डॉक्टर प्रभात कुमार सर हैं, वो चूँकि खुद ही एक सिविल सर्वेंट हैं, एक आईएएस हैं, तो उनका क्वेश्चन रह रहा है इसमें। तो आप थोड़ा सा इसको तैयार करके जाइएगा। यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। बट जैसे जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उप संभागीय जो मजिस्ट्रेट हैं, उनमें 3 पावर होता है। उसमें मजिस्ट्रेटियल पावर होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का को मेंटेन कराने का पावर होता है, और जुडिशियल पावर होता है। 3 प्रकार के पावर एसडीएम के पास होते हैं, जबकि डिप्टी एसपी के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का पावर होता है। उसके पास मजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर नहीं होता है। तो टेक्निकली आप देखते हैं तो इन टर्म ऑफ पावर एसडीएम के पास पावर ज़्यादा होता है, और इसीलिए लोग उसको नंबर 1 रैंक पे रखते हैं, और डिप्टी एसपी का सेकेंड रैंक पे रखते हैं। मगर अगर हम पावर वाइज, जैसे हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की बात करें, तो ये कहना बड़ा मुश्किल सा है कि एसडीएम कैन वर्क विदाउट डिप्टी एसपी, बिकॉज इफ़ डिप्टी एसपी विल बिकॉज किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये 2 फॉर्म है, एक सिविल फॉर्म है, एक पुलिस फॉर्म है। डिप्टी एसपी पुलिस फॉर्म है और एसडीएम सिविल फॉर्म है। अगर जो पुलिस फॉर्म है वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, तो एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं काम करेगा, वो चौक हो जाएगा। तो एक्चुअली हम देखें तो किसी भी जगह पे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर है एज पर एज पावर इज कंसर्न, डेफिनेटली एसटीएम इज अ बिगर पावर, इट्स गिव अ मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो ये आंसर क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें क्या अंतर है और आप क्यों इसको फर्स्ट नंबर पे रखे हैं। तो आप इस तरह से एक आंसर तैयार कर सकते हैं। पिछले साल भी 2018 17 में और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में अंतर, वो इस बार भी पूछा जा रहा है। आपको पता ही है जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का वो होता है, वर्क होता है। वो सीआरपीसी के अंदर में जो रूल्स होते हैं उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन जो कलेक्टर होता है उनका रिवेन्यू कलेक्शंस का काम होता है, टैक्स कलेक्शंस से रिलेटेड काम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में क्या अंतर है। बट स्पेशली आप ध्यान रखेंगे इस बार डिप्टी एसपी के लिए और एसडीएम के लिए, क्योंकि पोस्ट इसका ज़्यादा है और लोग उसको नंबर 1 और 2 नंबर पे रख रहे हैं। फिर कोविड में जो गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और यूपी में क्या स्कीम है, ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम चलाए हैं। आपको पता ही है एक बहुत बड़ा फंड रिलीज़ किया गया लघु उद्योग के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए, रेडी वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ किया है। इसी रिगार्ड में एक क्वेश्चंस पूछा गया है आर्यन त्रिपाठी सर के में, जो अभी बड़े बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अपना चैरिटी लोगों को प्राइम मिनिस्टर फंड में और सीएम फंड में पैसा दिया है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है, इस पे सवाल पूछा गया है कि मतलब ये कितना रेलेवेंट है, आपका इसमें क्या योगदान है, आपने इसमें क्या किया कोविड में, आपका इंडिविजुअल इसमें क्या फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो स्कीम को आप नेट पे देख सकते हैं, स्कीम अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एंड यूपी स्कीम। कोविड में मनरेगा का रोल पे क्वेश्चन आ रहा है। जो किशन सिंह साहब के का बोर्ड है उसमें क्वेश्चन देखा गया कि जो रोज़गार में मनरेगा का रोल अभी जो कोविड में है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो अभी आप देखिए, चूँकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए वो मनरेगा के थ्रू किया जाए। क्योंकि जो शहर है, शहर में जो वर्कर क्लास है, वर्कर क्लास को मनरेगा के थ्रू नौकरी मिलेगा, वर्क मिलेगा और वर्क से उनके पास पैसा जाएगा, उनका लाइवलीहुड चलेगा। तो इवन हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, सभी के लिए टारगेट निश्चित किया गया है कि आप मनरेगा का प्रोजेक्ट एक बनाइए और आप बताइए कि आपके यहाँ मनरेगा से क्या क्या काम हो सकता है। तो एक्चुअली मनरेगा के थ्रू अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात हर डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है। तो मनरेगा से क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड में मनरेगा का क्या रोल है। तो यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। ठीक है। आपको पता है प्लांटेशन से क्वेश्चन आ रहा है। भारत सरकार का 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। अभी रिसेंट समय में हर जगह में वृक्षारोपण किया गया, इसकी जियो टैगिंग की गई है। तो ये कितना साकार, लास्ट वर्ष भी ये काम किया गया था। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या पहले के वनस्पत मतलब 1-1 करोड़ पौधे जब लगाए जा रहे हैं, फिर भी प्लांटेशन जो रेट है हमारे देश में उतना नहीं बढ़ रहा है, जो फॉरेस्ट कवरेज है, इसके पीछे क्या कारण है। तो प्लांटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ये आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स पूछ रहे हैं, जैसे L1, L2, L3 तीन टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। 3 टियर सिस्टम है हॉस्पिटल का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, L1 हॉस्पिटल, L2 हॉस्पिटल और L3 हॉस्पिटल। जो L1 हॉस्पिटल हैं, ऑल हॉस्पिटल, ऑल द सेंटर, हेल्थ सेंटर्स कैटरिंग टू द नॉन क्रिटिकल्स कोविड-19 पेशेंट्स। ऐसे कोविड-19 पेशेंट जो कोरोना से अफेक्टेड हैं मगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, उनको L1 में रखा जा रहा है। और L2 और L3 डील विद द कॉम्प्लिकेटेड एंड द क्रिटिकल केसेस।
L2 is mainly for complicated and L3 is mainly for critical cases। तो इसी तरह से यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी है। L2 और L3 में थोड़ा एडवांस मशीन रखा गया है रिस्पिरेटरी के लिए, कि आप अच्छे से मतलब अगर सिचुएशंस बिगड़ती है तो कैसे उनके श्वसन की प्रक्रिया को और ठीक किया जा सकता है। यूपी में करीबन L2 हॉस्पिटल 6 बनाए गए हैं और L3 हॉस्पिटल भी 6 आसपास बनाए गए हैं, जैसे लखनऊ है, मेरठ है, झांसी है, प्रयाग, गोरखपुर, सैफई, इन सब जगहों पे बनाया गया है। तो ये हॉस्पिटल से क्वेश्चंस पूछ रहा है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स एंड सो वी हैव आल्सो सीन द सक्सेसफुल ऑफ दिस हॉस्पिटल्स। तो थोड़ा सा आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपको पता है अभी इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया ईरान, आप लोग चूँकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आईआर में आपकी एक अच्छी पकड़ है और ये रिसेंट न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए सवाल पूछा जाने का कारण है। स्पेशली इंडिया नेपाल, जहां हमारा रोटी बेटी का रिलेशन है, वहां पर अगर हमारा रिलेशन नेपाल के साथ ख़राब हुआ है और नेपाल अगर चाइना की ओर इंक्लाइंड हुआ है तो डेफिनेटली एक सोचने का विषय है। तो आप एक बहुत प्रॉपर आंसर इस पे तैयार रखेंगे। ईरान एक हमारा पुराना देश है और रिसेंट समय में चाइना और दूसरे कंट्री के प्रभाव में आके जो चाहवार पे वर्क कंस्ट्रक्शन बंद हुआ है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बना है। जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। और इंडिया चाइना तो खैर आपको पता ही है, वो लेह लद्दाख, हमें ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना है। तो आप एक अपना जनरल अप्रोच एक तैयार रखेंगे इनके रिलेशंस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके बाद से इंडिया का कोविड में क्या रोल आया है। तो देखिए कहीं न कहीं जो हमने दिया जलाने का मूवमेंट शुरू किया है, जैसे कि हमने थाली पीटकर जो कोविड वॉरियर्स थे उनको सपोर्ट करने का जो काम किया, और जिस प्रकार से भारत ने स्टार्टिंग स्टेज में लॉकडाउन किया, वो दूसरे देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया, एक आइडिया का काम किया। आज आप देखिए रशिया भी अपने आर्मी के द्वारा जो कोविड वॉरियर हैं उनको सैल्यूट दे रहा है। ठीक है, तो लॉकडाउन वैसे ठीक है, दूसरे देश में हमसे पहले लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हमारा जो टाइमिंग था लॉकडाउन का वो बड़ा परफेक्ट था। तो आप इस प्रकार का जो वर्क है वो दूसरे देशों के लिए इंडिया का वर्क आइडियल रहा है, इंस्पिरेशन रहा है। योगा है भारत का दिया हुआ है, और अभी हमें बीच में ही आपको पता ही है 21 को हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड को हमने मैसेज दिया है कि योग के थ्रू कैसे हम कोरोना का कंट्रोल कर सकते हैं, और सिर्फ फिजिक को ही नहीं, मेंटल पीस को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो ये रोल है इंडिया का कोविड को लेकर, तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रख सकते हैं। वैक्सीनेशन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है कि इतने समय तक वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया, जबकि भाई वर्ल्ड की बड़ी बड़ी देश हैं, इसमें 150 से ज़्यादा देश इसमें ग्रसित हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जिनके पास हाई मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी डेवलप नहीं कर पा रही हैं। तो आपका एक और इंडिया क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा, तो आपका एक इसमें बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। देखिए वैक्सीनेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप WHO के नॉर्म से जाते हैं तो ये वन डे फिनोमेना नहीं है। इसके लिए एनीवे 12 महीने 18 महीने का टाइम लगता है, बनता है, ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल भी 3 फेजेस में किया जाता है, और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करके उसके बाद से उसको लॉन्च किया जाता है। आनन फानन में आप गलत टीका अगर लॉन्च करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। तो आप इसमें एक बैलेंस आंसर तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड वाली जो कंपनी है उससे अभी वर्ल्ड को बहुत उम्मीद है, आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। चाइना ऐप, आपको पता ही है कि चाइना के बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया गया है, स्पेशली जो कैम स्कैनर है और टिकटॉक है। इवन टिकटॉक को लेकर जो देश के अंदर में जो यूथ वर्ग है उसने थोड़ी नाराज़गी भी जताई है। इस पे सवाल आया है कि क्या टिकटॉक को बंद करना उचित है या अनुचित है। आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, कि बैलेंस से मतलब ये है कि जो यूथ टिकटॉक के बंद होने से नाराज़ है या जिन्होंने सुसाइड किया है वो टीनेजर्स हैं, उनका एज ज़्यादा नहीं है, 20-25 साल हैं। वो टोटल पॉपुलेशन का जो नाराज़ वर्ग है वो बहुत थोड़ा सा है, जो शायद अभी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट को उतना समझ नहीं पा रहा है।
तो वो एक उनका बचपना है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। तो चाइनीज़ ऐप के तहत बंद किया गया है। आप ये देख सकते हैं इसका क्या मॉनेटरी इम्पैक्ट चाइना पे पड़ा है, चाइना इस पे किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है इंडिया के लिए, आप ये देख सकते हैं। इनोवेशन इन कोविड-19 हमने बात किया ही कि क्या-क्या नवाचार हो रहा है कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण। एग्रीकल्चर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे ऐसी कौन-सी सब्ज़ी है जो कोविड में सरकार के द्वारा रिकमेंड की जा रही है। जैसे आपको पता है 2 प्रकार के ऐप सरकार ने सभी को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए कहा है, जिसमें एक आयुर्वेद बेस है, जिसमें गवर्नमेंट बार-बार डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर से सवाल पूछा जा रहा है। आर.एन. त्रिपाठी सर ने इसमें स्पेशली सवाल को मेंशन किया हुआ है कि भाई किस प्रकार की सब्जियों को सरकार रिकमेंड कर रही है खाने के लिए। जो लोग लेक्चरर पद के लिए गए हुए हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल एग्रीकल्चर से आए हैं, हॉर्टिकल्चर से आया है, पोमोलॉजी से पूछा जा रहा है। कोविड में एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंट और मेडिसिनल प्लांट के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। राइस की वैरायटी पूछी गई है, ड्राई कंडीशन में कल्टीवेशंस, राइस कल्टीवेशंस पूछा गया है। इसके बाद से जो लेक्चरर पद में ही जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य है, वहाँ से भी सवाल पूछा गया है कि मर्सी, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, उसको आप बताइए। फिर उसमें है संविधान का कौन से संविधान संशोधन से को संविधान ही बदला है, ये क्वेश्चन है। फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य में सबसे बाद में क्या जोड़ा गया है, जो एजुकेशन के लिए 6 से 14 वर्ष ही क्यों रखा गया है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। लोग भारत में गरीबी का स्तर क्या है, लोग गरीब क्यों हैं, इसका कारण है सामूहिक उत्तरदायित्व का कहाँ उल्लेख किया गया है। पीएम के त्यागपत्र देने पर लोकसभा विघटित या भंग होती है या नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए रूरल मॉडल आप बताइए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए चल रही योजनाओं के बारे में बताइए। राज्य सरकार की योजनाएं यूपी में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है वो बताइए। आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिससे आप प्रशासक बनाए जा सकते हैं। नेतृत्व क्षमता का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप बताइए। तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए ही, जैसे आप अपने बारे में बताइए, शिक्षा, अपनी 5 खूबियों के बारे में बताइए, ये सवाल पूछा जा रहा है। वर्चुअल रैली क्या है, गालवान घाटी में जो फिंगर का क्या मतलब है, 3 तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, आपका वैकल्पिक विषय क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं। ये सारा जो सवाल है ये प्रभात कुमार सर का है, जो अभी मैं रिसेंट समय में बता रहा हूँ। एसडीएम के क्या वर्क हैं, संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, लॉकडाउन से प्रदूषण पर क्या असर पड़ा। आपको पता होना चाहिए प्रभात कुमार सर का बड़ा अच्छा काम रहा है मेरठ में, और जो काली नदी है वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो प्रदूषण और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमेशा वो सवाल पूछते रहे हैं, आप इस पर तैयार कर लीजिएगा। गौवंशीय आधारित खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है। ये ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार देख के जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे मदद मिलेगा। हमारे इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप जो लोग दूर दराज में हैं वो क्वेश्चंस को समझ सकें, उसके नेचर को समझ सकें, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का जवाब बनाया जा सकता है। ये उद्देश्य है। आप इंटरव्यू में जाएं, सहज होके जाएं, ईमानदारी से जवाब दें। किसी भी को आप ओवर
इम्फेसिस करने का पॉइंट को कोशिश न करें। मोस्टली इस बार आप जब जाएंगे, इस बार क्या पहले भी ऐसा ही था कि आपसे जो इंटरव्यू पैनल है वो नाम नहीं पूछता, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं नहीं पूछता है। पैनल के पास कोड जा रहा है और कोड में उन्हें ये पता नहीं होता है कि आपका नाम कहाँ क्या है और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। बायसनेस वहाँ नहीं है, ईमानदारी से इंटरव्यू हो रहा है, आप भी ईमानदारी से सम्मिलित हों और ईमानदारी से जवाब दें। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना है। निश्चित तौर पे रिज़ल्ट इसमें सकारात्मक देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रश्न पे आप चर्चा करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आप अपना क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो पाया हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।